सो ये गाइस वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम आरबीआई एक्सक्लूसिव के अंदर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कुछ रेगुलेशंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आरबीआई ने अभी कुछ टाइम पहले ही ये रेगुलेशंस को पब्लिश किया है, तो हम जानते हैं इस पर्टिकुलर रेगुलेशंस के बारे में क्या है ना। और तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैंने अपना टेलीग्राम चैनल जो है वो क्रिएट कर लिया है और वहाँ पर मैं सारी की सारी पीडीएफ अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आरबीआई सिंप्लीफाइड चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए। तो आप सेशन की तरफ बढ़ते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलेशन 2026। तो ये जो FEM है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलेशन, ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट शिफ्ट है बाय द आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई कुछ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस जो हैं और जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है उसको सिंप्लीफाई करना चाहता है। ठीक है, और वो कैसे सिंप्लीफाई करेगा? बाय डेलीगेटिंग, अपनी पावर को डेलीगेट करके और ज़्यादा एम्पावर करके एडीएस को, ऑथराइज डीलर्स को। ठीक है, जो कि टिपिकली बैंक्स होते हैं, और स्पीड अप करके ट्रेड की प्रोसेस को, और रिड्यूस करके कंप्लाइंस बर्डन, जो कंप्लाइंस बर्डन होता है हमारे एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स पे। तो इसकी इफेक्टिव डेट कब है? ये कब से ये रेगुलेशन इफेक्टिव होने वाली है? 1 अक्टूबर 2026। और ये जो पुराना रेगुलेशंस थी 2015 की, उसको सुपरसीड करेगा। ठीक है, अब ये नल हो जाएगा और अब ये पावर में आ जाएगा बाय दिस टाइम। ठीक है, अक्टूबर 1 2026। तो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक तो ऑथराइज डीलर्स क्या है, उसके बाद कौन से वो कंप्लाइंस बर्डन है जिसको ईज ऑफ करना चाहता है आरबीआई ऑन एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि ऑथराइज डीलर्स होते कौन है। ठीक है, तो अब ऑथराइज डीलर पे चलते हैं। तो तीन कैटेगरी के एडीज होते हैं। ठीक है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। तो जो कैटेगरी 1 होते हैं ये फुल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। फुल सर्विस का मतलब क्या हो गया भाई? ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कराते हैं। ठीक है, और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बैंक्स होते हैं, टिपिकली जो बैंक्स होते हैं, ठीक है, तो ये फुल सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। ये कुछ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट को भी प्रोवाइड करा सकते हैं, उनको परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे LOC हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया। ठीक है, FDI की तरह भी वर्क कर सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरह भी वर्क कर सकते हैं ना, इन्वेस्टर्स बन सकते हैं, और कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रेड फाइनेंस को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा ये लार्ज कॉर्पोरेट लोन भी दे सकते हैं। ठीक है, दूसरी ओर जो AD है, ये AD सेकंड है, AD कैटेगरी सेकंड है। वो क्या है? वो रिटेल स्पेसिफिक है। ठीक है, इंडिविजुअल लोगों को सपोर्ट करता है, ये उनके ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करता है, जैसे हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, RRBs हो गए। ठीक है, कभी कभी अपग्रेडेड मनी चेंजर्स भी आते हैं इसके अंदर। और ये जो है कुछ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जो हमने बात करी LOC, उनको परफॉर्म नहीं कर सकते, लेटर ऑफ क्रेडिट को परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, AD कैटेगरी 3 में क्या आते हैं? सारे AIFIs आते हैं। कुछ स्पेशल कैटेगरी बैंक्स आते हैं जो कि स्पेसिफिकली कुछ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि इनके खुद के मेन बिजनेस से कॉम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, तो ही ये परफॉर्म कर सकते हैं। मान लो अगर इनको कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में फंडिंग करनी है, कुछ इंटरनेशनल ट्रेड परफॉर्म करनी है, तो हाँ, तब ये काम करते हैं। ठीक है, वैसी ट्रांजेक्शन ये परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सेविंग अकाउंट खुलवाना है, क्रेडिट अकाउंट खुलवाना है इन जगहों पे, इन इंस्टीट्यूशंस पे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरी ओर अगर ये डैम प्रोजेक्ट को फंड करना चाहते हैं अफ्रीका में, दूसरी कंट्रीज़ में, है ना, या रेल प्रोजेक्ट को फंड करना चाहते हैं श्रीलंका में, या उनके ट्रांजैक्शन को मैनेज करना चाहते हैं, तो ये परफॉर्म कर सकते हैं वो चीज़, है ना। वहाँ पर उन रेगुलेशंस पे ये वर्क कर सकते हैं। FFMC क्या होता है? मनी एक्सचेंजर्स होते हैं ये, फॉरेन मनी एक्सचेंजर्स। ये फॉरेक्स शॉप की तरह वर्क करते हैं, जहाँ पर बस अगर आप नॉर्मल टूरिस्ट हो तो अपने पैसे जाके चेंज करा सकते हो, रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करा सकते हो या डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करा सकते हो। तो बस ये एक्सचेंजेस की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, चेंज करते हैं बस आपके मनी को। यहाँ पर ट्रेड फाइनेंस इसमें यस है, क्योंकि ये लोकल LOCs को दे सकते हैं, गारंटीज परफॉर्म कर सकते हैं ना, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। AD कैटेगरी 2 नहीं कर सकता। AD कैटेगरी 3 सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए कर सकते हैं, नॉर्मली नहीं कर सकते। जो हमारे FFMC हैं वो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो सिर्फ मनी एक्सचेंज करते हैं बस। यहाँ पर पर्सनल रेमिटांस किस में अलाउडेड है? इसमें है, AD कैटेगरी 2 में भी है, 3 में नहीं है, और FFMC में सिर्फ और सिर्फ कैश अलाउड है। ठीक है, पर्सनल रेमिटांस की फॉर्म में। ये कैपिटल अकाउंट वाली ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ भाई, हमने यही बात करी कि AD कैटेगरी 1 कर सकते हैं, AD कैटेगरी 2 बिल्कुल नहीं कर सकते,
और ये क्योंकि स्पेसिफिक होते हैं तो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में ये रेमिटेंस या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ही नहीं कर सकते, ठीक है। हु गोज हेयर, कौन जो है ना एडी कैटेगरी 1 के पास जाता है, एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स। तो बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमारे लिए कि जो इस रेगुलेशंस में एडी की बात हो रही है ना, वो कौन सी कैटेगरी है, एडी कैटेगरी 1 है। बस हमें इतना जानना था, बस मैंने आपको बता दिया कि ये 2, 3 और FFMCB होते हैं। पूरा कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट्स और टूरिस्ट पेशेंट्स यहाँ पर आ सकते हैं एडी कैटेगरी 2 में, क्योंकि रिटेल स्पेसिफिक है। सिर्फ प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर्स ही एडी कैटेगरी 3 में आ सकते हैं, वो अपना मतलब वहाँ की कुछ फीचर्स को मतलब यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट ही आ सकते हैं बस, ठीक है। अब की ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप क्या है इस पर्टिकुलर रेगुलेशन का, प्राइमरी गोल क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो आरबीआई अपनी पावर को डेलीगेट करने के बाद बर्डन, कंप्लाइंस बर्डन कम करना चाहता है ऑन द स्मॉल एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स पे, ठीक है। डेलीगेशन किया इन्होंने, पावर आरबीआई ने एम्पावर किया है एडीज को कि वो हैंडल कर सकें कुछ अप्रूवल्स, एक्सटेंशन, रिडक्शंस, ठीक है, लोकली विदाउट द कांस्टेंट आरबीआई इंटरवेंशन। तो हम देखेंगे ये कौन सी अप्रूवल्स हैं, ये कौन सी एक्सटेंशंस हैं, वो कौन सी रिडक्शंस हैं, है ना, मनी रिडक्शंस हैं जो ये परफॉर्म कर सकते हैं। इन सबको डिजिटलाइजेशन है। अगर आपको आरबीआई को कुछ ये बैंक को कुछ इन्फॉर्म करना है तो प्रवाह पोर्टल के थ्रू कर सकता है। तो एटी कैटेगरी 1 है, वो जो भी परफॉर्म करेगा, ये एक्सपोर्टर्स हैं जो भी कुछ भी सबमिट करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, तो प्रवाह पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, फॉर सबमिटिंग रेफरेंस टू द आरबीआई। अब आते हैं हम मेनली रेगुलेशंस पे। तो रेगुलेशन जो ना दो तरीके से डिवाइडेड है यहाँ पर, एक्सपोर्ट स्पेसिफिक रेगुलेशन है और इंपोर्ट स्पेसिफिक रेगुलेशन है। तो पहले हम जो है एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि आरबीआई ने ये रेगुलेशंस क्यों निकाली हैं। देखो आरबीआई ने ये रेगुलेशन इसलिए निकाली हैं क्योंकि आरबीआई जो है ना फॉरेक्स रिजर्व को देखना चाहता है कि वहाँ का जो मनी है वो कैसे मूव करता है। तो फॉरेक्स रिजर्व सबसे ज़्यादा डिप्लीट किसकी वजह से होता है, इंपोर्ट की वजह से, ठीक है, और एक्सपोर्ट की वजह से वो बढ़ता है, ठीक है, वापस बढ़ता है। तो वो कितना पैसा बाहर जा रहा है इंपोर्ट के थ्रू और कितना पैसा अंदर आ रहा है एक्सपोर्ट के थ्रू। तो आरबीआई हर एक मनी को ट्रैक करना चाहता है इस पर्टिकुलर रेगुलेशंस के थ्रू, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व जो है ना ये एक नेशनल एसेट है, ठीक है, नेशनल एसेट है ये चीज़। तो आरबीआई इस पर अपने स्ट्रिक्ट रूल रखना चाहता है, उसके अलावा कुछ ईज़ ऑफ बिजनेस भी करना चाहता है संग में, ये दोनों चीज़ एक साथ करना चाहता है। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी रेगुलेशंस को थोड़ा बैलेंस आउट किया है 2015 वाली रेगुलेशन से। तो वो देखते हैं कि वो पर्टिकुलर रेगुलेशंस कौन सी यूज़ ऑफ हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आरबीआई ने कोर मैंडेट क्या किया है एक्सपोर्ट रेगुलेशंस के लिए, कि सारे के सारे एक्सपोर्टर्स को एक फॉर्म डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसमें जितने भी वो एक्सपोर्ट करने वाले हैं मटेरियल, उसकी सारी की सारी वैल्यू को डिक्लेयर करना पड़ेगा, पूरी की पूरी वैल्यू। इसका मतलब क्या है, देखो एक स्टोरी होती है, सिर्फ एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर जो है ना मटेरियल भेजते हैं और मटेरियल की मान लो कोई वर्थ है, कोई चलो $100 वर्थ है, ठीक है, $100 में लेते हैं, डॉलर वर्थ है, ठीक है। वो यहाँ पर किसी बायर को भेज दिया अब्रॉड, ठीक है, अब्रॉड में है ये, ठीक है। अब ये अब्रॉड वाला बंदा क्या है, यहाँ पर मनी भेजेगा वापस $100, क्योंकि मटेरियल जो है $100 की वर्थ का था। तो जब ये एक्सपोर्टर्स इसको भेज रहा होगा ना, शिपिंग कर रहा होगा, यहाँ पर पोर्ट पे आके शिपिंग कर रहा होगा इस मटेरियल की, तो उसी टाइम पे ये जो है ना कुछ डिक्लेरेशन करे आरबीआई को, बोले कि भाई मेरा जो मटेरियल है ना वो $100 का है, ठीक है, और मैं ये $100 का मटेरियल जो है ना बाहर भेज रहा हूँ, इस वाले बायर के पास भेज रहा हूँ। सब कुछ स्पेसिफाई करेगा एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर, ठीक है, फॉर्म के अंदर ये सब लिख देगा। अब आरबीआई क्या बोला, ठीक है चलो तुम्हें जितना भी मर्जी है तुम डिक्लेयर कर सकते हो, तुम $100 करना चाहते हो करो, लेकिन जितना डिक्लेयर किया है ना उतना पैसा वापस आना चाहिए, और जो जितना डिक्लेयर किया है उतने का ही वर्थ मटेरियल होना भी चाहिए। वो ऐसा नहीं कि तुमने मटेरियल तो था भाई $10 का और तुमने $100 बोल दी कि $100 है, ऐसा भी नहीं कर सकते। जितने जितने वर्थ का मटेरियल है उतने ही वर्थ का आप डिक्लेरेशन कर सकते हो फॉर्म के अंदर। तो आप एक्सपोर्टर बन के एज ए एक्सपोर्टर आरबीआई को ये बता रहे हो कि मैं इतना मटेरियल इतने रुपए का जो है उसे इस बायर को दे रहा हूँ, ठीक है। और अब आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई ये एक्सपेक्ट करेगा कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, कि जो एक्सपोर्टर ने पहले ये डिक्लेयर किया था कि वो $100 लेके आएगा वापस इंडिया के अंदर, है ना, वापस तो लेके आएगा ना ये इंडिया में, तो ये $100 आए या नहीं आए, $100 आए या नहीं आए, कितने आए ये भी देखेगा, और अगर कम आए तो फिर उसके ऊपर अलग अलग चीज़ें हैं, फिर हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो एक एक्सपोर्टर को इन शॉर्ट एक एक्सपोर्टर को आरबीआई को डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है।
तो पहले क्या होता था, दो चीज़ों में डिक्लेयर करना पड़ता है। एक तो होता है गुड्स साइड डिक्लेयर करना पड़ता है, अगर कोई एक्सपोर्टर गुड्स भेज रहा है तो, या दूसरी साइड अगर कोई एक्सपोर्टर सर्विसेज दे रहा है अपनी, ठीक है। तो सर्विसेज जो है ना इंटेंजिबल एसेट है, उसको छू नहीं सकते हैं, ठीक है, टेंजिबल नहीं है। और गुड्स जो है टेंजिबल एसेट्स हैं, है ना, छू सकते हैं इसको, टेंजिबल है। तो पहले क्या होता था पुराने टाइम में, ओल्ड सिनेरियो भाई, एक एक्सपोर्टर को जब ये $100 डिक्लेयर करता था तो उसे दो तरीके से करना पड़ता था। पहले तो भैया, पहले तो कस्टम ऑफिस जाएगा, कस्टम डिपार्टमेंट के पास जाएगा, कस्टम डेप के पास, वहाँ पर ये बताएगा कि भाई मैं जो ना $100 का वो मटेरियल भेज रहा हूँ। फिर अलग दोबारा से अलग आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई के पास, और बोलेगा कि मैंने $100 का भेज रहा हूँ। तो दो जगह दो बार करना पड़ता था, ठीक है, अलग अलग। अब के सिनेरियो में क्या हो गया है, गुड्स की फॉर्म में गुड्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं, गुड्स के लिए अब क्या हो गया है, न्यू सिनेरियो, अब इन्होंने सबको डेटलाइज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दो कैटेगरी इन्होंने डिवाइड करी है कि कुछ जो पोर्ट हैं ईडीआई पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। ईडीआई पोर्ट्स होते हैं एक्सचेंज, नहीं वो देख लें, एक्सपोर्ट कुछ होता है, एक्सपोर्ट डाटा इंटरचेंज, ठीक है। ईडीआई को बोलते हैं एक्सपोर्ट डाटा इंटरचेंज पोर्ट, ठीक है। आप जो मटेरियल है वो पोर्ट से ही तो करोगे ना, तो एक होता है ईडीआई पोर्ट, दूसरा होता है नॉन ईडीआई पोर्ट, ठीक है। जो ईडीआई पोर्ट्स होते हैं वो डिजिटलाइज होते हैं, ठीक है, फुल्ली डिजिटलाइज होते हैं। लेकिन ये जो पोर्ट है ये डिजिटलाइज नहीं होती है, नॉन डिजिटलाइज होते हैं, ठीक है। तो अभी ओल्ड केस में क्या हो रहा था कि आपको दो जगह करना पड़ रहा था, लेकिन अभी न्यू केस में क्या है, न्यू केस में आरबीआई ने दो कैटेगरी में डाल दिया है इसको, ईडीआई में और नॉन ईडीआई में, ईडीआई पोर्ट और नॉन ईडीआई पोर्ट में। अगर अब कोई एक्सपोर्टर एक ईडीआई पोर्ट के थ्रू कुछ भी एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो वो कैसे करेगा। तो ईडीआई पोर्ट में एक चीज़ होती है शिपिंग बिल, ठीक है, शिपिंग बिल। जब भी कोई बंदा एक्सपोर्ट करता है तो उसको मिलता है शिपिंग बिल। तो शिपिंग बिल को उस पर लिखा होता है कि ये $100 का है, ठीक है। वो शिपिंग बिल को ये कस्टम ऑफिस के पास दे देगा, बस कस्टम डिपार्टमेंट के पास दे देगा, ठीक है, बस वो भी डिजिटली क्योंकि यहाँ पर डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, डिजिटली देगा, जाके नहीं करेगा, सिर्फ डिजिटली देगा। अब एक कस्टम डिपार्टमेंट अपने ये अब ये इंटरनल मैटर है, एक LEO, ठीक है, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, इसको बोलते हैं लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, ठीक है, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर जारी करेगा। जैसे ही कस्टम डिपार्टमेंट ने लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर जारी किया, एकदम जो डाटा है ना ऑटोमेटिकली डिजिटली मूव हो जाएगा आरबीआई के पास, ठीक है, और आरबीआई भी देख लेगा कि $100 का करने वाला है। तो अभी क्या हुआ, सिर्फ एक बंदे ने, एक्सपोर्टर ने, सिर्फ एक ई बिल जो शिपिंग बिल जिसको बोलते हैं वो जो है ना सिर्फ कस्टम डिपार्टमेंट को डिजिटली दे दिया, बाकी सब अपने आप ही हो गया, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले दो दो अलग अलग जगह जाकर करना पड़ता था। अभी अगली कैटेगरी क्या है, नॉन ईडी। भाई नॉन ईडी प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर डिजिटलाइजेशन नहीं है, तो अगर यहाँ पर डिजिटलाइजेशन नहीं है तो जो ओल्ड मेथड मैंने आपको बताया ना उसके थ्रू ही होता है सब कुछ। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। दूसरी और सर्विस, अभी सर्विस पे आएंगे, पहले मैं एक बार गुड्स का बता देता हूँ आपको, ठीक है पूरा। तो गुड्स में क्या है, इन्होंने बोला है कि जो वो फॉर्म का मैंने आपको बताया ना, फॉर्म जो है वो शिपिंग बिल है, उसका जो जेनरिक नाम है ना, शिपिंग बिल का जो जेनरिक नाम है उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। ये शिपिंग बिल का जेनरिक नाम है, ठीक है। अगर एक एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर रहा है थ्रू ईडीआई पोर्ट्स, ठीक है, तो वो जो ईडीएफ है ना वो अपने आप ही शिपिंग बिल में चेंज हो जाता है, ठीक है, वो शिपिंग बिल ही बन जाता है। तो इसलिए मैंने बोला था शिपिंग बिल का जो जेनरिक नाम है वो ईडीएफ है। अभी अगर नॉन है तो उसको शिपिंग बिल नहीं, उसको भी शिपिंग बिल मिलेगा लेकिन उसे ये डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं मिलेगा, है ना। तो उसे जो नॉर्मल वे में करना पड़ेगा फिर, जैसे वो करता है ओल्ड वे जिसको बोलते हैं, ठीक है। अभी आती है सर्विसेज की बात, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि अगर गुड को डिक्लेयर कैसे करना है, लेकिन अगर सर्विसेज हैं तो भाई सर्विसेज तो नॉन टेंजिबल है, उसको देख नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, ठीक है। मैं जो ना यूएस के 30 क्लाइंट को संभालता हूँ, ठीक है, उनको 30 क्लाइंट को सर्विसेज देता हूँ, अपनी सर्विस, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन करके देता हूँ। और हर एक यूएस का बंदा जो है, हर एक क्लाइंट जो है ना मेरे को $100 देता है, ठीक है, $100 मेरे को मनी देता है। तो मुझे पता है कि अगले मंथ, ये जो मंथ है इसमें, ये जो पर्टिकुलर मंथ है, करंट मंथ है, मुझे पता है कि मेरे 30 क्लाइंट ने मुझे $3000 का काम दिया, ठीक है। तो ये मुझे पता है, ठीक है, तो मैं इसी 3000 को डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है। अब ये पहले क्या होता था, पहले मुझे जो है ना 30 अलग अलग ईडीएफ क्रिएट करने पड़ते थे, एक्सपोर्ट डाटा फॉर्म, मतलब ये होता है ना एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, सॉरी
एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म मुझे 30 अलग अलग करने पड़ते थे, ठीक है, सबके, हर एक का $100 का, हर एक का $100 का, ठीक है, पहले सबका करना पड़ता था। अब क्या है, अब मुझे सिर्फ एक मास्टर EDF ही करना पड़ेगा, जिसमें बोलूँगा कि मेरे पास 30 क्लाइंट हैं, 30 क्लाइंट्स हैं, और उनसे मैं टोटल बिजनेस को करने वाला हूँ, $3,000 का है, और अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3,000 ही मेरे पास आएंगे वापस, है ना, उतनी की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर यही फ़ायदा हो रहा है कि क्योंकि ग्राफिक जो है, ग्राफिक सर्विस जो है वो इंटेंजिबल है। तो अगर आप मुझे खुद बताओ, अगर ये इंटेंजिबल है तो क्या मैं इसे पोर्ट पे जाके सर्विसेज को दूंगा? नहीं, मैं तो अपने घर से दे सकता हूँ ना ये सर्विसेज। तो यहाँ पर कौन काम नहीं आया? कस्टम ड्यूटी काम नहीं आई। जो कस्टम ऑफिस है, कस्टम डिपार्टमेंट है, वो यहाँ पर नहीं आता है। तो यहाँ पर कौन ये सब चीज़ें, ये ट्रांजेक्शन चेक करता है? यहाँ पर खेल आता है AD कैटेगरीज का, AD कैटेगरी 1। अब AD कैटेगरी 1 ये गेटवे की तरह वर्क करती है। ये तो पहले क्या था, जो गुड्स वाले में थे, गुड्स वाले में कौन कर रहा था? पहले तो कस्टम के पास जाती थी, फिर LEO मिलने के बाद RBI के पास जाती थी। RBI का एक पोर्टल होता है, इसको बोलते हैं ED PMS, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे पहले ऐसे होता था यहाँ पर गुड्स के लिए, लेकिन सर्विसेज के लिए क्या है, आप बल्क में कर सकते हो, ठीक है। तो यही बोला है इसमें, सिंप्लीफिकेशन क्या दिया है सर्विसेज में, सर्विस एक्सपोर्टर कैन फाइल अ सिंगल बल्क EDF, सारी की सारी सर्विस जो एक मंथ के अंदर वो रेंडर करने वाला है, ठीक है। लेकिन डिक्लेयर कितने टाइम तक कर सकते हो भाई? जिस मंथ में आपने दिया है सर्विसेज, उस मंथ के बाद 30 दिन के अंदर अंदर, उस मंथ के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको EDF जारी करना है, ठीक है, उसे रेज करना है, उसके सारे इन्वॉइसेस को रेज करना है, और RBI को बताना है किसके थ्रू? AD के थ्रू। सर्विसेज में AD काम आता है, AD कैट 1, और इसमें कस्टम आता है, और इन दोनों का कॉमन तो रहता ही है RBI, सबको RBI को ही भेजना है डायरेक्टली, ठीक है। कस्टम RBI को भेजता है यहाँ से, सर्विसेज AD कैटेगरी 1 जो है वो भेजती है RBI के पास, ठीक है। तो यही पूरी डायरेक्शन थी, मतलब इस पे एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट का व्यू ये था, ठीक है। तो हमने देख लिया इसके अंदर जो है ED आता है, नॉन EDs आते हैं। यहाँ पर ED, अगर ED आया है, ED आया है, तो सिर्फ एक बार ही हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, लेकिन नॉन EDIs है तो हमें मैनुअल प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। EDI के अंदर शिपिंग बिल ही EDF की तरह वर्क करता है, ठीक है, और सर्विसेज का मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है। अगर अगर अब ये तो गुड्स और सर्विसेज की बात होगी, लेकिन मैं कोई एक्सपोर्टर हुई नहीं, मैं पर्सनल बंदा हूँ, है ना, मतलब अपने पर्सनल सामान को, जैसे चेयर को मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ भाई, मैं तो अपने पर्सनल सामान को एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोई एक्सपोर्टर नहीं हूँ, तो उसके लिए डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पर्सनल चीज़ है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला, ठीक है, अगले पे चलते हैं। तो वो यही बोल रहा है कि गुड्स में क्या है, अगर EDI पोर्ट्स हैं तो क्या करना है, और सर्विसेज अगर सॉफ्टवेयर और कंसल्टिंग की सर्विस दे रहा हूँ तो क्या है, ट्रिगर क्या है, फाइलिंग द शिपिंग बिल विद कस्टम। और इसमें ट्रिगर कैसे होता है, हम जो इनवॉइस है वो मतलब क्लाइंट से लेके ADs को रेस कर देते हैं, ठीक है, मतलब ADs को दे देते हैं, वो AD संभालता है, फिर वो बीच में AD, क्लाइंट और एक्सपोर्टर के बीच में AD काम करता है। यहाँ पर शिपिंग बिल जो है एक्ट करता है EDF की तरह, और यहाँ पर जो EDFs हैं वो किसको सबमिट करते हैं? बैंक को करते हैं ना, और यहाँ पर कस्टम को करते हैं। डेडलाइन क्या है? एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, जब एक्सपोर्ट आपका हो जाता है तब, लेकिन यहाँ पर 30 दिन ऑफ मंथ एंड, ठीक है। ऑथोरिटी क्या है? कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, कस्टम यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर AD देखता है, मैं आपको बता दिया। डाटा ऑटोमेटिकली फ्लो करता है कस्टम से RBI के पोर्टल पे, अगर एक बार LEO मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर बल्क फाइलिंग करनी पड़ती है फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स, तो मैं आपको सब समझा चुका हूँ, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब कोई एक्सपोर्टर ने मटेरियल एक्सपोर्ट किया, ठीक है, किसी बायर को, तो भाई जो पैसा बायर देने वाला है, आपने डिक्लेयर तो कर दिया कि आपको $100 मिलने वाले हैं, ठीक है, $100 ये बंदा देगा, पर भाई RBI ने टाइम डिसाइड कर रखा है। ऐसा नहीं कि तुम बोलो कि 10 साल बाद बोलो कि 10 साल तक अभी तक आया नहीं भैया, $100 नहीं आया, है ना, नहीं, RBI ने एक टाइम डिसाइड कर रखा है। RBI ने बोला है कि एक्सपोर्टर जो है ना रिपैट्राइट करेगा अपने एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को टू इंडिया विद इन द डिफाइंड टाइमलाइंस। तो अगर स्टैंडर्ड गुड्स हैं और वो फॉरेन करेंसी में होने वाला है, सेटलमेंट किस में है? फॉरेन करेंसी में। तो जिस दिन आपने शिप किया है ना, उसके बाद 15 मंथ के अंदर अंदर ये पैसा रियलाइज हो जाना चाहिए इंडिया के अंदर पैसा वापस आ जाना चाहिए, जितना बोला था आपने, डिक्लेयर किया था। अगर आपने सर्विसेज दी हैं और फॉरेन करेंसी में सेटलमेंट है, तो दोबारा जिस दिन आपने वो इन्वॉइस रेज किया, जिस डेट पे किया, उसके 15 मंथ के अंदर आ जाना चाहिए। अगर आपने कुछ गुड्स को वेयर हाउस दूसरी जगह सेंड किया
वहाँ के वेयर हाउस में रखने के लिए, ठीक है। और वो सेटलमेंट भी फॉरेन करेंसी में है। तो जिस डेट से सेल हुआ है उस वेयर हाउस में, वहाँ से 15 मंथ के अंदर पैसा वापस आ जाना चाहिए इंडिया के अंदर। अगर लेकिन अब क्या है, आपने ये गुड्स सब दिए, गुड्स दिए, सर्विस दिए, वेयर हाउस गुड दिए, लेकिन ट्रांजैक्शन किस में करी? ट्रांजैक्शन सेटल होने वाली है इंडियन करेंसी में। तो इंडियन करेंसी के लिए आरबीआई ने 3 मंथ ज़्यादा दिए हैं, 18 मंथ में के अंदर अंदर पैसा वापस आ जाना चाहिए इंडिया में। प्रमोट करने के लिए आईएनआर इसलिए 3 मंथ ज़्यादा दिए हैं कि भाई अब जो है आप सेटलमेंट जो है ना इंडियन करेंसी में करो, ना कि फॉरेन करेंसी में, डॉलर यूरो में, इनमें मत करो। तो इसमें क्या है, एडी को द एडी इज एम्पावर्ड टू ग्रांट एक्सटेंशन इफ सेटिस्फाइड विद द एक्सपोर्टर। बट मान लो कुछ बायर को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो पैसा नहीं पे कर पाता ये 15 मंथ के अंदर जो ये है, तो अभी एडी को, जो हमने बोला था ना, एडी को थोड़ी पावर दी है, एम्पावर किया है, तो यही पावर थी एक्सटेंशन करने की पावर। मान लो 15 मंथ में नहीं आ पा रहा, तो ये जो एक्सपोर्टर है एडी के पास जाके, सीधे एडी के पास जाए, आरबीआई के पास ना जाए, और बोले कि भाई मेरा जो है ना, मुझे 3 मंथ और लगेंगे, तो आप मेरे को डेडलाइन थोड़ी और मेरा जो है टाइम एक्सटेंड कर दो, थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर दो। तो आरबीआई, तो एडी बोलेगा ठीक है, अगर कोई वैलिड रीज़न और सेटिस्फैक्ट्री रीज़न है, इफ़ सेटिस्फाई, अगर सेटिस्फैक्ट्री रीज़न दिया है एक्सपोर्टर ने, तो भाई 15 से वो 18 मंथ एक्सटेंड हो सकता है। ये पावर एडी के पास अब है, पहले नहीं थी, ठीक है। अगर कोई प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट है तो उसमें कोई भी करेंसी के अंदर सेटलमेंट हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स के अंदर अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखो कि कितना फ़ायदा है, आरबीआई आरबीआई और बैंक रेस्पेक्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में अगर 20 मंथ लिखा है तो हम उसे रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है 20 मंथ में लेके आओ, तो लेके तो आओ 20 मंथ में, तो बस वही है। तो यहाँ पर ईज ऑफ कर रहा है, ठीक है। अगला है हैंडलिंग अनरियलाइज एक्सपोर्ट, जो कि रेगुलेशन 6 और रेगुलेशन 13 में है, ठीक है। रेगुलेशन 6 और रेगुलेशन 13 का क्या मतलब है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखो, इफ़ द फुल अमाउंट कैन नॉट बी रिकवर, अभी जो अमाउंट वापस आने वाला था, $100 आने वाले थे फॉर एग्जाम्पल, और वो जो है किसी कारण, मान लो आपने जो मटेरियल भेजा, एक एक्सपोर्टर ने कुछ मटेरियल भेजा, और भाई वो $100 का मटेरियल था, लेकिन जब वो बायर के पास गया तो बायर ने देखा भाई इसमें से जो है ना $10 का मटेरियल जो है, $10 का मटेरियल जो है टूटा हुआ है, ख़राब है, ठीक है, या कुछ कुछ प्रॉब्लम आ गई है मटेरियल के अंदर। तो अब भाई वो बोलेगा कि मैं $10 नहीं दूंगा तुमको, मैं तुम्हें सिर्फ दूंगा $90। लेकिन तुम्हारे लिए एक एक्सपोर्टर के लिए प्रॉब्लम क्या है भाई, उसने तो आरबीआई को डिक्लेयर किया है $100, और आरबीआई एक्सपेक्ट क्या कर रहा है एंड में कि $100 आने चाहिए, लेकिन अब $100 आएंगे नहीं, क्योंकि $90 ही आएंगे, क्योंकि अब $10 का मटेरियल ख़राब निकल गया बायर के पास जाके। तो अब आप रेगुलेशन 3 को जो है मतलब इन्वोक कर सकते हो, मतलब रेगुलेशन 6 का यूज़ करके बैंक के पास जाके ये बोल सकते हो, देखो यार जो मेरा बायर है ना, मैंने अपना मटेरियल भेजा तो था $100 का, लेकिन $10 का मटेरियल ख़राब हो गया, वहाँ पर ख़राब निकला, तो अब वो मुझे 90 ही देगा। तो प्लीज़ आप, क्योंकि मेरा रीज़न सेटिस्फैक्ट्री है, तो एडी कैटेगरी 1 वाले जो बैंक हैं, प्लीज़ आप मेरी वैल्यू को रिड्यूस कर दो विदाउट आरबीआई के इंटरवेंशन। अब एडी रेगुलेशन 6 को यूज़ करके कर सकता है, ठीक है, अगर वो रिकवर फुल अमाउंट नहीं हो पा रहा है तो किसी भी वजह से। यहाँ पर मैंने मटेरियल ख़राब होने का वजह दिया है, बाकी मान लो कि एक्सपोर्टर जो बायर है वो बैंक करप्ट हो गया, बोल रहे हैं कि अब मैं सिर्फ $90 ही दे सकता हूँ, तो भी एक ये भाई रीज़न तो है ना, भाई पैसे नहीं दे सकता क्या करें। एक्सपोर्टर थोड़ी ना कि बोलेगा नहीं नहीं फ्री में दे दो, ऐसा नहीं होगा ना। तो इसलिए हम रिड्यूस कर, हम एडीज़ के पास पावर है कि वो रिड्यूस कर सकती है वो वैल्यूज़ को। अब वो बोलेगी ठीक है तुमने $100 बोला तो था आरबीआई को, लेकिन अब कोई नहीं, 90 में 90 तुम बोलो 90 आ जाएगा, तुमने प्रूफ भी दे दिया, हाँ भाई वो बैंक करप्ट हो गया या मटेरियल ख़राब हो गया, तुमने प्रूफ भी दिया, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है हमारे पास, तो हाँ ठीक है अब तुम $90 लाओ। ये फिर एडी आरबीआई को बोलेगा कि ऐसा कुछ हुआ था, अब ये 100 नहीं आएगा 90 आएगा, तो आरबीआई को भी पता चल गया कि 90 आएगा अब, ठीक है। स्मॉल वैल्यू फॉर अमाउंट अप टू 10 लाख रुपीज़, बैंक कैन सिंपली सेल्फ डिक्लेयर टू क्लोज द एंट्री। देखो इसमें क्या है, अगर जो अमाउंट है वो 10 लाख तक का ही है बस, ठीक है, जो टोटल डिक्लेरेशन था वो 10 लाख तक का ही था, तो अब जो है ना बैंक सिर्फ एक सिंपल डिक्लेरेशन के थ्रू एक्सेप्ट कर सकता है चीज़ें। लेकिन अगर वो 10 लाख से ज़्यादा हुआ तो भाई एडी जो है ना स्क्रूटिनी करेगा, बहुत ज़्यादा डीप स्क्रूटिनी करेगा, और हर एक चीज़ों को देखेगा कि भाई तुमने क्यों नहीं किया, क्या प्रॉब्लम रही होगी, मटेरियल ख़राब होने का सर्टिफिकेट दो, ये दो वो दो, ऐसे करके सब मांगेगा वो, है ना एडी। लेकिन अगर 10 लाख से कम है तो ठीक है चलो कोई नहीं, सिंपल डिक्लेरेशन दे दो हम देख लेंगे, ऐसा करके बोलेगा बैंक। इसके अलावा रेगुलेशन 13, ये रेगुलेशन 6 थी, ये रैग 6 थी, यहाँ पर रैग 13 आ गई। रैग 13 क्या बोलती है, इफ़ एक्सपोर्ट प्रोसीड
रिमेन अनरियलाइज, पैसा नहीं आता है फॉर, यहाँ पर देखो वर्ड देखना, मोर देन 1 ईयर पास द डेडलाइन, डेडलाइन के खत्म, वो जो 15 मंथ की डेडलाइन थी या 18 मंथ की डेडलाइन थी हमने पीछे पड़ी थी, उसके उसके बाद 1 साल और हो गया और अब भी पैसा नहीं आया है ना, एक्सपोर्टर को पैसा नहीं मिला ड्यू टू एनी रीजन, तो एडी जो है ना कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को अंडरटेक कर सकते हैं। द एक्सपोर्टर कैन ओनली अंडरटेक फ्यूचर एक्सपोर्ट। अब एक आरबीआई बोल देगा अब तुम नहीं कर सकते एक्सपोर्ट, लेकिन कब कर सकते हो, अगर तुम पहले से फुल एडवांस पेमेंट ले लो बायर से, या तुम एक लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करो, एक या तो तुम्हारा बायर जो है लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करे तो ही हम तुम्हें एक्सपोर्ट करने देंगे, अगर 1 ईयर रूल ये है, ये रेगुलेशन 13 है। अभी मैं इन दोनों रेगुलेशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। सिनेरियो क्या बोलता है, एक्सपोर्टर्स हैं, एक एक्सपोर्टर है उसका नाम है EX1, ठीक है, बायर है उसका नाम है BY1, ठीक है। ट्रांजैक्शन कितनी की होने वाली है, ट्रांजैक्शन होने वाली है 20K डॉलर की, और कब होने वाली है, जैन, ये टाइमलाइन देखते रहना, Jan 1 of 2026, ठीक है। तो अब ये इस बंदे ने एक्सपोर्ट किया इतने 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 वर्थ का ट्रांजैक्शन का, ठीक है। तो डेडलाइन क्या बोल रही है, डेडलाइन बोल रही है कि पेमेंट जो है हो जाना चाहिए, क्योंकि ये फॉरेन करेंसी में होने वाला है सेटलमेंट, तो 15 प्लस कर दो इसमें, तो 15 प्लस किया तो वो अप्रैल हो गया भाई, अप्रैल 1 2027, ठीक है। अब यहाँ तक आपको पैसा मिल जाना चाहिए था, पेमेंट हो जानी चाहिए थी, डन हो जानी चाहिए थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, अब ये हो गया अप्रैल से एक दिन ज़्यादा, ठीक है, +1 डे, इसके बाद +1 डे, तो अब आरबीआई मतलब जो बैंक है वो बोलेगा यार तुम तो ओवर ड्यू हो गए, तुम्हारा पैसा 15 महीने के अंदर आ जाना चाहिए था इंडिया में, तो बैंक बोल रहा तुम ओवर ड्यू हो गए, तो तुम अब क्या तुम्हारे पास वो है, तुम बोलो कि मैं रैक 6 को इन्वोक कर रहा हूँ और बैंक को बोल रहा हूँ कि यार मुझे थोड़ी एक्सटेंशन चाहिए, क्योंकि बायर जो है ना, बायर थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में है, बायर इज फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। तो मेरे रेगुलेशन 6 को जो है मैंने वो कर दिया, मतलब यहाँ पर अभी इमीडिएटली रेगुलेशन 6 नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ रिडक्शन नहीं किया, यहाँ पर अभी रेगुलेशन 6 नहीं आई, मैं ऐसा बोल नहीं सकता एकदम कि +1 डे में बायर पहले ये बोलेगा कि यार मेरा जो एक्सपोर्टर है वो ये बोलेगा कि यार मेरा बायर जो है ना थोड़ी परेशानी फेस कर रहा है, तो आप मेरे को थोड़ा डेडलाइन पहले डेडलाइन एक्सटेंड करानी है, थोड़ा थोड़ा समय और दे दो, ठीक है, ये 15 महीने हो गए +3 मंथ और कर दो, मैंने बोला था ना पहले डेडलाइन एक्सटेंड होगी, तो अभी 3 मंथ और मिलेंगे, तो 3 मंथ और अप्रैल में ऐड कर दो, तो अब आ गया October 1 2027, अब इसको भी पास कर दिया इसने, अभी भी पैसा नहीं आया, अब होगा रेगुलेशन 6, पहले एक्सटेंशन मिल गया ना, अब एक्सटेंशन ही मिल गया है तो अब दोबारा तो एक्सटेंशन मिलेगा नहीं, तो अब रेगुलेशन 6 इन्वोक हो जाएगा, लेकिन ये तभी इन्वोक होगा जब ये जो एक्सपोर्टर 1 है वो ये बोले बैंक को जाके कि यार जो मेरा बायर 1 है ना, वो तो ना थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में है, वो बोल रहा है कि वो सिर्फ मेरे को $15K ही दे पाएगा फाइनेंशियल क्राइसिस में, तो आप रेगुलेशन 6 में क्या लिखा है, रिडक्शन इन वैल्यू आप कर सकते हो, ठीक है, रिडक्शन इन वैल्यू, तो हाँ एक एक्सपोर्टर ने रेग 6 को यूज़ करके अपनी वैल्यू को 20K जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी उसमें 15K करा लिया, और अगर ये 10 से कम होगी तो विदाउट एनी स्क्रूटिनी हो जाएगा, और अगर 10 लाख से ज़्यादा होगी तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा वो स्क्रूटिनी होगी, ठीक है। तो ठीक है, अभी आरबीआई ने मतलब जो एडी है उसने बोला कि ठीक है तुम 20K नहीं, तुम्हारा बायर 20K नहीं दे पा रहा ना, $20K नहीं दे पा रहा, तो 15K दे दे, ठीक है, हमने रेगुलेशन 6 को यूज़ कर लिया। अभी इसके बाद क्योंकि लास्ट डेडलाइन यही थी, अभी इसके बाद 1 साल हो गया, अब 1 साल बीत गया, अब आ गया अप्रैल, दोबारा से अप्रैल 1 of 2028, और ये जो 1 साल है ना ये इस वाली डेडलाइन से नहीं होगा, ये डेडलाइन है इससे नहीं होगा, ये होगा इस वाली से जो मेन डेडलाइन थी, है जो मेन डेडलाइन थी उससे 1 साल देखा जाता है हमेशा, तो इससे 1 साल देखा गया, अभी 1 साल तक पैसा नहीं आया, और अपने जो एंट्री है उसे क्लोज भी नहीं करा एक्सपोर्टर ने, तो अब अभी आरबीआई जो एडी है वो बोलेगा भाई तुम्हारा अभी तक पैसा नहीं आया, तो तुमने पहले रेगुलेशन 6 को भी इन्वोक कर लिया और उसके बाद मतलब पैसा ही नहीं आ रहा तुम्हारा इसके बाद, है ना, तो वो यही अब बोलेगा कि एडी बोलेगा मैं तुम्हारी फ्यूचर में जितनी होने वाली ट्रांजेक्शन है ना, तुम अगर कुछ भी एक्सपोर्ट करने की कोशिश करोगे तो मैं करने ही नहीं दूंगा तुम्हें वो, जब तक ये तुम पुरानी वाली नहीं करो, और अगर तुम करना चाहते हो इसके बावजूद भी तुम करना चाहते हो तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं कुछ कंडीशन रखूंगा, आरबीआई बोल रहा है मैं कंडीशन रखूंगा कि तुम्हें उस वाली ट्रांजेक्शन का पेमेंट जो है एडवांस में लेना होगा, वो पूरा का पूरा, तभी आप कर सकते हो, अगर वो आपने एक साल वाली डेडलाइन भी क्रॉस कर दी, या आप इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट
दो बैंक को कि भाई अगर बायर भाग जाए तो बैंक जो है उसके जो जहाँ से उसने लेटर ऑफ क्रेडिट लिया है वहाँ से वो पैसा निकाल सके। तो इंडिया में पैसा तो वापस आएगा, ये इसको सुनिश्चित करता है। तो इसलिए आरबीआई बोल रहा है वन रूल। तो इसको बोलते हैं रैक 6 और इसको बोलते हैं रैक 13। ठीक है, अब एक्सपोर्ट हो गया, अब इंपोर्ट की बारी है। इंपोर्ट की रेगुलेशंस क्या है? द इन्फ्लोज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो पेमेंट्स ऑफ टाइमलाइन, तो इंपोर्टर्स मस्ट पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द टाइमलाइन स्पेसिफिक इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, उसी में आप इंपोर्टर को पैसा देना है। ठीक है, एक्सटेंशन, एडीज कैन एक्सटेंड ग्रांट एक्सटेंशन फॉर डिलेज इंपोर्ट पेमेंट्स इफ द रीजन इज वैलिड। वो सेम चीज़ जो एक्सपोर्टर के साथ हो रही है। ठीक है, ये ग्रांट भी कर सकते हैं, दे भी सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है? एडवांस पेमेंट रेगुलेशन, ये रेगुलेशन 9 के थ्रू कर सकते हैं। अब ये एडवांस पेमेंट में क्या है? रेगुलेशन 10 और 12। इन्होंने बोला है राउटिंग, एडवांस एंड फाइनल बैलेंस पेमेंट मस्ट गो थ्रू द सेम बैंक अनलेस बोथ बैंक्स आर फॉर्मली इंटीमेटेड। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश करी है? देखो, इन्होंने बोला है कि सेम बैंक से ही पैसा जो है ना आपका थ्रू होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंपनी के थ्रू नहीं होना चाहिए। मान लो जैसे मैं बोलता हूँ, मैं एक्सपोर्टर हूँ, एक एक्सपोर्टर हूँ। ठीक है, एक्सपोर्टर ने एसबीआई बैंक का यूज़ किया और ट्रांजैक्शन डिक्लेरेशन कर दी। एसबीआई का बैंक एसबीआई को यूज़ करके मतलब जो है कुछ एडवांस पेमेंट कर दी। ठीक है, एडवांस पेमेंट कर दी। ठीक है, तो अभी एसबीआई ने क्या बोला कि भाई इस बंदे ने जो है ना कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की ट्रांजैक्शन कर दी है, और आरबीआई को बता दिया कि आरबीआई नहीं, सॉरी यार, एक्सपोर्टर नहीं ले सकते ना, यहाँ पर इंपोर्टर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्टर थोड़ा ना ट्रांजेक्शन करेगा, इंपोर्टर सॉरी। तो इंपोर्टर जो है ना, इंपोर्टर ने कुछ एडवांस पेमेंट कर दी है और एसबीआई के थ्रू करी है। तो एसबीआई ने आरबीआई को बोल दिया कि इस इंपोर्टर ने इतना अमाउंट, कुछ पर्टिकुलर डॉलर जो है ना पेमेंट करी है। ठीक है, लेकिन कुछ ये तो एडवांस पेमेंट थी। अभी इंपोर्टर जो है ना फुल अमाउंट जो बाकी बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट था वो एचडीएफसी के थ्रू कर दे। ठीक है, तो एचडीएफसी अब ये सोचेगा कि यार ये पैसा जो ये भेज रहा है, बिल तो जो बिल जनरेट हुआ है वो तो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का जनरेट हुआ है, और उसने उससे भी कम अमाउंट का पेमेंट कर दिया है, और वो पेमेंट सेटिस्फाई भी हो गया पूरे का पूरा। तो इसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो किसने किया है? तो अब यहाँ पर एसबीआई भी कन्फ्यूजन में रहेगा कि यार अभी तक इसने जो है एडवांस ही पेमेंट किया है, बाकी बचा हुआ पेमेंट कब करेगा? तो इसको भी कुछ पता नहीं चल रहा है, एचडीएफसी को भी कुछ नहीं पता चल रहा है। तो भाई सेम बैंक से जो एडवांस पेमेंट है और फाइनल पेमेंट है, इंपोर्टर जो है सिर्फ सेम बैंक से कर सकता है, अनलेस जो बोथ बैंक है वो फॉर्मली इंटीमेटेड हो, मतलब बता दे। एक्सपोर्टर बोल रहा है कि भाई एडवांस में इससे करूँगा और फुल में इससे करूँगा, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि हाँ यार ये ऐसे करने वाला है ये। ठीक है, इसका कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा होना चाहिए। तो ये बोलने की कोशिश कर रहा है। दूसरा क्या है? राउटिंग वाला हमने देख लिया। नॉन मेटेरियलाइज ऑफ इम्पोर्ट, अगर इम्पोर्ट कभी आता ही नहीं है, इम्पोर्ट डू नॉट हैपन आफ्टर द एडवांस पेमेंट। कोई इम्पोर्टर है, उसको मटेरियल लेना है। ठीक है, मटेरियल, रॉ मटेरियल चाहिए, और उसके लिए इसने पेमेंट कर दिया, कुछ एडवांस पेमेंट दे दिया, ये डन है। ठीक है, और वो मटेरियल कभी आया ही नहीं, तो आपने जो मनी जो भेजा है ना उसको लॉन्डर कर लिया, इनडायरेक्टली मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है। आरबीआई तो यही सोचेगा ना कि तुम्हें मटेरियल चाहिए था जो कि आया नहीं। अब अभी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि जो सप्लायर था वो भाग गया है ना, सप्लायर था वो भाग गया या वो बैंक करप्ट हो गया, उसको वो फर्क नहीं पड़ता। अगर इम्पोर्ट नहीं आया, नॉन मेटेरियलाइजेशन हुआ, अगर इम्पोर्ट डू नॉट हैपन आफ्टर द एडवांस पेमेंट, तो जो एडवांस पेमेंट है ना वो एकदम इमीडिएटली वापस आना चाहिए। ये जो पैसा आपने दिया है ये एकदम वापस आना चाहिए, इमीडिएटली रिपैट्रिएट हो जाना चाहिए। अगर आप ये करने से आप ये नहीं करते हो, ठीक है, रिपैट्राइट नहीं करते हो, तो आपको बैंक गारंटी देनी पड़ेगी इंपोर्टर को, या लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करना पड़ेगा, और इनके प्रीमियम्स बहुत हाई होते हैं। ठीक है, सस्ते नहीं होते हैं ये चीज़, फॉर फ्यूचर एडवांसेस। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। रिस्ट्रिक्शंस ऑन गोल्ड्स एंड सर्विसेज सिल्वर, तो ये रेगुलेशन 11 क्या बोलती है कि बाकी मटेरियल में आप एडवांस पेमेंट कर सकते हो, अगर वो गुड्स है वो सर्विसेज आप एडवांस पेमेंट कर सकते हो, इंपोर्टर के रिस्पेक्ट में है सब कुछ। लेकिन रेगुलेशन 11 क्या बोल रही है? अगर वो पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स जो है वो गोल्ड है या सिल्वर है जो कि हाई वैल्यू रखता है। ठीक है, अगर ये मटेरियल है ना, और आप एक ज्वेलर जो है, ज्वेलर इंपोर्ट करना चाह रहा है गोल्ड बार्स, ठीक है, गोल्ड बार्स करना चाह रहा है, तो भाई बैंक और आरबीआई सीधे बोल रहे हैं कि तुम जो है ना एडवांस पेमेंट कर ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि अगर इसने एडवांस पेमेंट कर दिया और गोल्ड कभी आया ही नहीं, तो ये जो पैसा है ये लॉन्डर हो सकता है ना। कभी कभी क्या करते थे ये लोग, पैसा भेज देते थे एडवांस पेमेंट, और गोल्ड कभी आता नहीं था, और उसको अपनी शेल कंपनी में लगा लेते थे। ठीक है,
तो मनी लॉन्डर कर दिया आपने। एक बार आरबीआई के सिस्टम से बाहर निकला तो मनी लॉन्डर हो गया, ठीक है। तो पहले ये करते थे, तो उन्होंने आरबीआई ने बोला कि नहीं, नो एडवांस रेमिटेंस इज अलाउडेड फॉर द इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड एंड सर्विसेज। सिर्फ गोल्ड और सर्विसेज में, सिल्वर में ऐसा होगा, ठीक है। पेमेंट कैन ओनली बी मेड ऑन रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और गुड्स। पहले तुम रिसिप्ट दो या डॉक्यूमेंट दो या तुम्हें गुड मिल जाए, ये गोल्ड बार मिल जाए, उसके बाद भी तुम एडवांस पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सिंपल चीज़ बोल रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो इसके थ्रू। फ्लेक्सिबिलिटी, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी एंड ट्रेड फैसिलिटेशन। यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ रूल निकला है जो कि रेगुलेशन 6 के अंदर है। देखो, अगर कोई इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है, मतलब मैं बोलूँ वो एक एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों ही है ना, मतलब एक बंदा वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है, उसको प्रोसेस करके फाइनल गुड को, जो फाइनल गुड को उसको बेच देता है। तो एक पर्सन इंपोर्टर की तरह वर्क कर रहा है, एक्सपोर्टर की तरह वर्क कर रहा है। तो आरबीआई क्या बोल रहा है, अगर आप बाहर कोई सप्लायर है, मान लो बाहर भी एक सप्लायर है और बायर भी है, ठीक है, अब्रॉड में, तो ये सेम पर्सन है और ये भी सेम ही पर्सन है, ठीक है, सेम ही एंटिटी है दोनों। मान लो इसने इंपोर्ट कराया कितने वर्थ का मटेरियल, $100 का, और फिर उसने फाइनली गुड्स बेच दिया उसी को ही, कितने डॉलर का, $200 का। तो भाई ये जो ट्रांजेक्शन हैं ये अलग अलग स्टैंड होती हैं भाई। पहले तुम्हें $1000 पैसे पे करने पड़ेंगे सप्लायर को, ठीक है। फिर उसी सप्लायर उस जो सप्लायर है उसको ही तुम गुड फिनिश करके बेच रहे हो, वो बायर भी है। तुम $200 तुम्हें वापस मिलेंगे भी यहाँ पर, है ना। तो ये दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन हैं। पहले क्या थी, ये दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन होती थी अगर सेम बायर और सप्लायर हो। लेकिन अब क्या है, अब ये इसका नेट देखा जाएगा, नेट ऑफ किया जाएगा, स्क्वायर ऑफ किया जाएगा। तो ये टोटल आ रहा है $100। अगर माइनस करता हूँ तुम्हें, तो अब ये बोल रहा है कि जो $100 है फाइनली सप्लायर जो है इस पर्टिकुलर एंटिटी को दे देगा, क्योंकि इसको 200 मिलने थे, उस यहाँ से 100 जाने थे, तो अब तुम सिर्फ $100 ही दे दो। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सपोर्ट सिनेरियो क्या है, एक कंपनी है, एक्सपोर्ट किया, उसमें एक्सपोर्ट टू द कंपनी ए $1000, इंपोर्ट किया उसी कंपनी से $800, तो जो नेट आ गया वो आ गया 200। तो अब ये $200 अलाउ इफ विद द सेम बायर और सप्लायर, सेम बायर सेम सप्लायर होना चाहिए और अ ग्रुप कंपनी होना चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ ₹200 ही करने हैं, अब बाकी कुछ नहीं करना। थर्ड पार्टी पेमेंट, देखो पहले क्या होता था इसमें, अगर एक एक्सपोर्टर है, अब यहाँ पर एक्सपोर्टर को मैं डाल सकता हूँ, ठीक है, और एक कंपनी ए है, ठीक है। एक्सपोर्टर कोई गुड एक्सपोर्ट करता है, गुड्स, और उसके बदले कुछ मनी एक्सपेक्ट करता है, पर ये मनी एक्सपेक्ट करता है कंपनी ए से ही, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गुड तो जो एक्सपोर्टर है वो गुड तो एक्सपोर्ट कर रहा है वियतनाम में फॉर एग्जांपल, लेकिन जो उसकी हेड कंपनी है जिसको बोलते हैं कंपनी बी, जहाँ से पैसा मेनली आएगा, वो तो है सिंगापुर में, सिंगापुर में। तो पहले क्या, आरबीआई पहले क्या बोलता था कि जिस कंपनी को आपने माल बेचा है ना, उसी कंपनी से आपको पैसा लेना है, ठीक है। लेकिन अब थर्ड पार्टी अलाउड है, ठीक है। अभी अब जो है ये थर्ड पार्टी है, जो बी कंपनी जो इसी का ही पार्ट है, बी कंपनी का, ए कंपनी जो है बी कंपनी का ही पार्ट है, अभी बी कंपनी भी पेमेंट कर सकती है एक्सपोर्टर को। ये थर्ड हो गए ना, इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी हो गई ना, तो ये अलाउडेड है, ठीक है। ये अलाउडेड क्यों है और किस कंडीशन पर अलाउडेड है, तो एक बार देख लेते हैं। बैंक में परमिट थर्ड पार्टी रिसिप्ट और पेमेंट्स इफ द बोनाफाइड्स ऑफ द ट्रांजेक्शन आर एस्टेब्लिश्ड। अब ये बोनाफाइड कौन करेगा, बोनाफाइड जो है करेगा बैंक है एडीज करेगा यहाँ पर बोनाफाइड। ये देखेगा कि भाई ये जो तुम ट्रिपल वाला ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ट्रिपल ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट है ये, तो तुम्हारा ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। बैंक इसको चेक करेगा। उसके अलावा क्या चेक करेगा कि इनवॉइस होना चाहिए जहाँ पर ये पर्टिकुलर लिखा हो, उसमें लिखा हो कि आपने मटेरियल तो कंपनी ए को बेचा है, लेकिन जो पेमेंट किया है वो कंपनी बी ने किया है, ये भी लिखा होना चाहिए इनवॉइस पे, ठीक है। और जो कंपनी बी है वो कोई भी FATF में नहीं होनी चाहिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में नहीं होनी चाहिए, उसके सैंक्शंस में नहीं होनी चाहिए। जहाँ ये वो FATF वो कंट्रीज़ होती हैं, मतलब वो सैंक्शन उस कंट्रीज़ पे लगाती हैं जहाँ पर टेरर फाइनेंसिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो वो उस कंट्री वाली कंट्री का पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एडी चेक करता है, फिर बोनाफाइड करता है ट्रांजेक्शन को, ठीक है। इसके अलावा आ गई मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन, MTT रेगुलेशन 16। मैं रेगुलेशन 16 का यूज़ करके, एक एक्सपोर्टर क्या होता है, देखो एक एक्सपोर्टर है, मतलब एक ट्रेडर ही बोल दो, मैं इसको ट्रेडर ही बोल देता हूँ। ये जो है ना कोल खरीद रहा है ऑस्ट्रेलिया से, और मान लो चाइना को बेच रहा है, ठीक है।
कोल खरीद रहा है ऑस्ट्रेलिया से और चाइना को बेच रहा है, ठीक है। तो पहले इसमें क्या होगा, कोल खरीदने के लिए ये पेमेंट करेगा, इसको पे करेगा और कोल ले लेगा, ठीक है। और जब इसको कोल मिल जाएगा तो ये क्या है, ये पेमेंट कर देगा इसको, ठीक है। और जो बीच का प्रॉफिट होगा, जो इन दोनों का प्रॉफिट होगा, पे 1 और पे 2 का प्रॉफिट जो होगा वो एक्सपोर्टर को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये चीज़ अलाउ है, लेकिन कब अलाउ है, अगर ये कोल जो है इंडिया की लैंड को ना छुए, इंडिया की सॉइल को ना टच करे, डायरेक्ट कोल जो है ऐसे घूमते हुए सीधा चाइना के पास चला जाए विदाउट टचिंग द सॉइल ऑफ द इंडिया। बट कोल का जो कोल ने जो है सॉइल को टच नहीं किया इंडिया की, लेकिन पेमेंट तो इंडियन चैनल से ही हुई, इंडियन बैंकिंग के चैनल से हुई। तो यही कंडीशन है एमएमटी की, जो गुड जो है वो इंडिया के अंदर एंटर नहीं करना चाहिए। और मतलब इसके अगर ये आपको ये परफॉर्म करना है तो उसकी कंडीशंस है। पहली कंडीशन है कि गुड जो है वो इंडिया के अंदर एंटर नहीं होना चाहिए, इनसाइड इंडिया नहीं होना चाहिए। ये जो MTT ट्रांजेक्शन है ये प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। अब लॉस में थोड़ा ना करोगे भाई, RBI क्यों अपने फॉरेक्स पे लॉस लेगा फालतू में, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट ही होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ MTT में, है ना। इसके अलावा 6 मंथ के अंदर, जो पूरी की पूरी साइकिल मैंने बताई है, 6 मंथ के अंदर ये कि भाई पैसा कोल यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाना और पैसा जो है ऐसे करके आ भी जाना, एक्सपोर्टर के पास फाइनली प्रॉफिट आ जाना, ठीक है। इसको ये पे कर दे और चाइना एक्सपोर्टर को पे कर दे इंडिया के अंदर जो है। तो ये जो पूरी ट्रांजेक्शन है ये 6 मंथ के अंदर कंप्लीट भी हो जानी चाहिए। अगर ये सब चीज़, ये 3 चीज़ें हो जाती हैं तो जो ट्रांजेक्शन ये हुई इसको बोलते हैं MTT ट्रांजेक्शन, ठीक है, मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन। और ये 6 महीना क्यों बोला कि 6 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं ना ये अपने पास होल्ड करके ना रखें एक्सपोर्ट, ठीक है। और इससे क्या है, नॉर्मली ये स्पेकुलेशन करते हैं फिर, है ना, मतलब फिर बैटिंग करते हैं, कमोडिटी प्राइस ऊपर नीचे होने का वेट करते हैं। ऐसा ना करें, 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना आपका वो पूरा हो जाना चाहिए ट्रांजेक्शन। तो ये बोला है गुड्स आर बॉट फ्रॉम कंट्री ए एंड सोल्ड इन कंट्री बी विदाउट एंटरिंग इन इंडिया। गैप बिटवीन द पेमेंट टू सप्लायर एंड रिसिप्ट फ्रॉम द बायर मस्ट नॉट एक्सीड 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर पूरी ट्रांजेक्शन हो जानी चाहिए। मनी गोज आउट टू द ओवरसीज सेलर एंड कम्स इन फ्रॉम द ओवरसीज बायर। जो हमने देखा ये बायर है ओवरसीज और ओवरसीज सेलर, इसके पास पेमेंट जाएगा, यहाँ से पेमेंट आएगा, ठीक है। वही MMT रेगुलेशन हो गई, ठीक है। अभी रिपोर्टिंग एंड कॉम्प्लाइंस क्या है भाई, एक ये होता है, इसको बोलते हैं इंपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, IDP। और ये एक होता है एक्सपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। इसकी फ्लो होती है। तो जो भी आप डिक्लेरेशन करते हो वो RBI के EDPMS पोर्टल में जाती है, और जो भी एंट्री होती है इंपोर्ट्स की वो IDPMS में जाती है RBI के, ठीक है। ये है तो RBI सिस्टम्स फॉर ट्रैकिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट ट्रैक करता है, ये इंपोर्ट ट्रैक करता है, ठीक है। बैंक की ड्यूटी क्या है, जब भी आपको डॉक्यूमेंट मिल जाए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, तो रेगुलेशन 8 के अकॉर्डिंग वो जो सारी की सारी एंट्रीज है ना वो 5 वर्किंग डेज के अंदर आ जानी चाहिए RBI के पास भी, और अपडेट हो जानी चाहिए, ठीक है। क्लोजर क्या है, एंट्री मस्ट बी मार्क ऑफ वंस द पेमेंट इज, मतलब एंट्री को क्लोज करना पड़ेगा ADS को अगर जो पेमेंट है वो रिसीव हो गई है, फुल ट्रांजेक्शन हो गई है, ठीक है। स्मॉल वैल्यू क्लोजर फॉर ट्रांजेक्शन अप टू 10 लाख रुपीज, क्लोजर अलाउडेड बेस्ड ऑन द क्वार्टरली डिक्लेरेशन। अगर इतने से कम के रुपए के ट्रांजेक्शन है तो क्वार्टरली बेसिस पे डिक्लेरेशन क्लोज कर सकते हो, ठीक है, वो अलाउडेड है। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेशन 19 क्या बोलती है, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन AD। हमने देखा ना कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है अभी फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड कस्टमर प्रोटेक्शन। की मैंडेट्स क्या है, SOP, बैंक मस्ट पब्लिश एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसके अंदर सारी की सारी डॉक्यूमेंट, टाइमलाइंस और चार्जेस लिखे हों, ठीक है, कि एक्सपोर्टर को कितना करना है, क्या चार्जेस लगेंगे, है ना, सब कुछ उसमें होना चाहिए जो मैंने आपको भी बताया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्लॉज भी होना चाहिए। बैंक कभी भी कस्टमर को या एक्सपोर्टर को वो पेनल्टी नहीं दे सकता अगर वो उसका जो पर्टिकुलर वायलेशन है, उस पर्टिकुलर चीज़ का जो वायलेशन है वो बैंक ने खुद किया हो, बैंक की खुद की वजह से हुआ हो, ठीक है, बैंक के ओन प्रोसेसिंग टाइम की वजह से हुआ हो वो डिले, तो उसमें कस्टमर को वो नहीं कर सकता है, वो वायलेट, मतलब वहाँ पर उसको पेनलाइज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यही पूरी की पूरी रेगुलेशंस थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में भी वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू।